अब इस समय वीडियो में देखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। अधिकतर बच्चे जो रहते हैं वो क्या करते हैं, इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा जो फॉर्मेट दिया गया है उसको रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, पर रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ईजीएस्ट तरीका है, इसको हम देखेंगे। सबसे पहले आपको उसके पहले आपको बैलेंस शीट समझना रहता है। हमेशा क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट आती है, उस बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग आपको कैसे बनाना रहता है। देखें, सबसे पहले आपको इक्विटी एंड लायबिलिटी दिया जाता है और असेट्स दिए जाते हैं। इसके साथ साथ आपको नोट्स टू अकाउंट भी दिया जाता है। अब इसमें क्वेश्चन में जो दिया जाता है, आपको हमेशा क्या 2 साल की इंफॉर्मेशन होती है, उनका डिफरेंस अमाउंट आपको कैश फ्लो के अंदर लेना होता है। कैसे लेते हैं, शेयर कैपिटल आपको क्या दिया गया है, 2018 में 1,80,000 और 2019 में 2,10,000 दिया गया। फिर रिजर्व एंड सरप्लस, अब रिजर्व एंड सरप्लस कितना दिया गया है, 1,32,000 और 24,000। अब इसमें 1 पॉइंट दिया गया है, मतलब नोट्स टू अकाउंट फर्स्ट के अकॉर्डिंग नोट्स टू अकाउंट फर्स्ट में क्या दिया गया है, रिजर्व एंड सरप्लस के इसमें क्या है, सरप्लस इज लाइक दैट बैलेंस शीट इन अ बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि ये आपको क्या दिया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस की इंफॉर्मेशन दी गई है। 2018 में आपका प्रॉफिट कितना था, 24,000 था, और वो अब होके कितना इंक्रीज हो गया है, 1,32,000, यानी इसका आपको डिफरेंस अमाउंट लेना होता है। कैसे सॉल्व करते हैं वो हम सॉल्व करके आपको बताएंगे। अब इसमें क्या है, शेयर कैपिटल कितना है, 1,80,000 और इसमें क्या दिया गया है, 2,10,000, यानी कि मैंने इक्विटी शेयर्स को क्या किया होगा, यानी शेयर कैपिटल को मैंने क्या किया है, इशूड किया है। प्रोसीड फ्रॉम द इशूड मतलब क्या किया है, इसमें मेरा कंपनी के पास क्या हुआ है, आउटफ्लो हुआ है या इनफ्लो हुआ है, कैश का इनफ्लो हुआ है, मतलब प्लस में हुआ। और शेयर कैपिटल कौन सी है, फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर आता है। हम बैलेंस शीट से स्टार्ट करते हैं और उसको सॉल्व करते हुए जाते हैं तो हमको कोई परेशानी नहीं आती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस है प्रॉफिट एंड लॉस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस में आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। जो सबसे पहला पॉइंट होता है कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। अब इसमें हमको कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं दिया गया, ना टैक्स के बारे में ना डिविडेंड के बारे में, तो हम ये सीधा का सीधा अमाउंट इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या दिया गया है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपको हमेशा, अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है तो आपको उसको डिबेंचर मानना है। तो डिबेंचर्स इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, डिफरेंस 1,50,000 था और 1,50,000, मतलब ना इशू किए ना रिडक्शन किए, एज इट इज़ के एज इट इज़ वैसे ही रह गए। करंट लायबिलिटीज़ क्या है, ट्रेड पेबल्स कैसे है, 75,000 27,000, यानी कि ट्रेड पेबल्स क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी आपकी ये किस में आती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। कहाँ पर, जो वर्किंग कैपिटल होता है उसके अंडर आती है। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी अगर होता है तो वो क्या होता है, ऐड हो जाता है, ठीक है, ऐड केस में आता है। अब असेट में फिक्स असेट्स में क्या है, टेंजिबल असेट्स में क्या हुआ है, आपका 2,52,000 है और 2,94,000 है, यानी इंक्रीजिंग हुआ है। यानी मैंने क्या किया है, इस असेट्स को परचेज किया है तभी इंक्रीज हुआ है, तभी तो मेरे परचेसेस बढ़े, यानी मेरा कैश फ्लो का आउटफ्लो हुआ है। ये जो फिक्स असेट्स हैं वो कहाँ पर आते हैं, आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं, मतलब मैंने क्या किया है, 30,000 का इन्वेस्टमेंट और बढ़ाया है, यानी कि ये भी इन्वेस्टिंग में आएगा। पर कैसे, इन ब्रैकेट, जो भी माइनस में यानी आउटफ्लो होते हैं वो हम किस में शो करते हैं, आउटफ्लो में। कैसे करते हैं सॉल्व, मैं आपको बताऊंगी, पहले क्वेश्चन समझ लें। उसके बाद करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल, ये कहाँ पर आते हैं, नीचे आते हैं, सबसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के साथ में आते हैं। इन्वेंट्रीज में भी बढ़ोतरी हुई है, मतलब मैंने क्या किया है, यहाँ पे 24,000 है और ये हमारे पे 1,07,000 है, मतलब इंक्रीज हुआ है, मतलब इन्वेंट्रीज मैंने खरीदी है। जब भी करंट असेट्स में इंक्रीज होता है, मतलब क्या है, वो लेस करना है, आउटफ्लो हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल्स, ये भी क्या हुआ है, डेटर्स, यानी कि क्या हुआ, करंट असेट्स में इंक्रीजिंग हुआ, मतलब लेस करेंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स
आखिरी में रहता है। अब देखिए हम इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन में क्या बताया था, आपको शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल को हम कैसे लिखते हैं, शेयर कैपिटल सबसे पहले क्या आया था, प्रोसीड, क्या लिखते हैं इसमें, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। ओके, अब ये कितना था, डिफरेंस कितना था, 1,80,000 और 2,10,000 मतलब 30,000। ठीक है, अब ये 30,000 यहाँ पर हम लिख देंगे। नेक्स्ट था आपका शेयर रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले क्या था, नेट प्रॉफिट। वो कहाँ आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आता है। तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, अब वो कितना था, आपको मैंने क्या बोला है, उसका आपको डिफरेंस अमाउंट लिखना है। यानी कि यहाँ पे क्लोजिंग में से आपको क्या माइनस करना है, ओपनिंग माइनस करना है। क्लोजिंग कितना है, 1,32,000 माइनस 24,000। तो आपका आंसर कितना आ गया है इसके अंदर, 1,08,000। ठीक है, अब इसके अंदर आपको कई आइटम्स क्या कौन सी प्लस करनी होती है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होती हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड आइटम्स, पर वो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है इस क्वेश्चन में, तो हम उस चीज़ को छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सीधा मैं क्या करूँगी, यहाँ पर हमें क्या करूँगी, सारी की सारी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, यानी कि ये जो मेरे पास अमाउंट आ चुका है, वो कौन सा अमाउंट आया है, इसको हम क्या लिखते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो हम उसमें भी सीख कर आए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, इनकम हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं और एक्सपेंसेस माइनस करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट में से, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है बिफोर वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब वर्किंग कैपिटल आपको बताया था करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की। उसके बाद मेरे पास क्या आ गया है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में मेरे पास क्या हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में मेरे पास इंक्रीजिंग हुआ या डिक्रीजिंग, कुछ भी नहीं हुआ तो कहीं पर भी नहीं आता है। अगर इंक्रीजिंग होता या डिक्रीजिंग होता तो वो कहाँ पर आता है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में आता। उसके बाद आपके पास आ गया है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ट्रेड पेबल्स में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, मतलब करंट लायबिलिटी में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ, तो वो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड डिक्रीज इन करंट एसेट। वो क्या होता है, ऐड हो जाता है। और लेस आइटम में क्या आता है आपका, डिक्रीज, उल्टा उसके, इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट। ओके, अब करंट लायबिलिटी में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स कितना था, क्लोजिंग का 75,000 और ओपनिंग का कितना है 27,000। आपका ये कितना आ गया 48,000। उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, अब देखेंगे तो नॉन करंट एसेट में फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स यानी टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट कहाँ पर आता है, मैं आपको बैलेंस शीट के तौर पर सॉल्व करना सिखा रही हूँ। इससे हमारा कोई भी एक भी आइटम मतलब छूटता नहीं है। इसमें क्या आ जाएगा, परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट्स। ओके, वो कितना डिफरेंस आया है, 42,000 का आया है। उसके बाद मैंने पहले ही बोला है, जो आउटफ्लो है वो आपको इन द ब्रैकेट दिखाना है। ठीक है, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वो कितना डिफरेंस आया है, 30,000 आया है। उसके बाद आपके पास क्या है, करंट एसेट्स हैं। करंट एसेट्स में जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं जो भी, वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ यहाँ पर ये आखिरी में अगर आप देखेंगे तो हम क्या करते हैं, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और यहाँ पे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, वर्किंग नोट बना रही हूँ। वर्किंग नोट मतलब हमारे पास क्या, इसका पूरा सा आंसर पहले से ही मिला रहता है। ओपनिंग
कौन से ओपनिंग? मार्केटेबल सिक्योरिटीज प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, इन दोनों को हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अब ओपनिंग में मतलब 2018 में मुझे कितना दिया गया है? ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज 60,000 प्लस कितना दिया गया है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 99,500। ओके, 9,500। तो मेरा ये कितना आ जाता है? 69,500। ये वाला वर्किंग नोट का यहाँ पर आखिरी में हम लिखते हैं ओपनिंग एंड ओपनिंग कैश इक्विवेलेंट्स 69,500। ऐसे ही क्लोजिंग अगर हम देखेंगे तो क्लोजिंग कितना आ जाएगा मेरा? क्लोजिंग कितना दिया गया है? मार्केटेबल सिक्योरिटी 54,000 प्लस 24,000 इक्वल्स टू टोटल कितना आ गया? 78,000। मतलब जब हम प्लस माइनस करके आखिरी में आंसर आता है वो आपका ये 78,000 आना चाहिए। तो आपका कैश एंड कैश जो कैश फ्लो है वो बहुत करेक्ट वन है। अब इसके बाद आपको क्या दिया गया है? करंट असेट दिया गया है। करंट असेट में डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है ना, सॉरी इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है, इंक्रीजिंग इन करंट असेट्स। तो वो क्या होगा? लेस हो गया। किस में इंक्रीजिंग हुआ है? एक तो इन्वेंट्रीज में हुआ है और ट्रेड रिसीवेबल में हुआ है। कितना हुआ है इसमें? 83,000 इंक्रीजिंग हुआ है और इसमें 22,500। ठीक है, इसको मैं 48,000 को इधर लेकर आऊँगी तो प्लस करूँगी तो मेरा आंसर कितना आ रहा है यहाँ पर? 1,56,000 और इन दोनों को प्लस करूँगी तो 1,55,000। इनमें से इसमें से इसको लेस करूँगी तो मेरे पास 54,000। अब ये मेरे पास क्या आ गया है? कैश फ्लो फ्रॉम यूज्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ चुका है। ओके, उसके बाद अब ये मेरे पास ए नंबर मतलब आ चुका। अब बी में क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, इसको हम देखेंगे तो हम मेरे पास इसका टोटल कितना आ गया? 72,000। बट ये क्या है? माइनस में है। ठीक है, इन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? माइनस में। यूज्ड इन कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इसके बाद इसमें कुछ भी था? नहीं था। 30,000 इसका मैंने ये कर दिया तो यूज्ड इन कितना हुआ आपका ये? फाइनेंस कैश फ्लो फाइनेंशिंग एक्टिविटी में हुआ है, यानी कि ये सी ये बी। अब इस क्वेश्चन में नेट इंक्रीज है कैश एंड कैश इक्वल ए प्लस बी प्लस सी। अगर ये ए कितना है? 50,500, फिर बी कितना है? 72,000 पर माइनस में, और ये 30 और इसमें अगर हम प्लस करते हैं तो 80,500 में से मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा? 72,000 माइनस करना पड़ेगा। तो मेरे पास कितना आ जाता है? ये इसको माइनस किया तो मेरे पास ये कितना आ गया? 8500। अब इसको ये और ये इन दोनों को प्लस करेंगे तो 78,000 आना चाहिए। इधर देखें 0 0 0 1 कैरी ऑन करने पे 8 1 कैरी ऑन 78,000 ये हमारा आ चुका है। देखिए ऐसे ही कैश फ्लो हम बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे उसमें और अदर एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें वर्किंग नोट्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे।